कायद-ए-आज़म ने अपनी कौम को ये नसीहत की थी कि पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम ज़्यादा बेहतर होगा, कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना जाएं, हमारी कौम का मिजाज इस पार्लिमानी जमहूरियत के लिए नहीं है। अल्लामा इकबाल ने तो जमहूरियत की ही जड़ काट दी थी और इस बात पर इसरार किया था कि कोई मर्द आज़ाद हो, उसकी ताबेदारी और अतात और इत्तिबा करो तो तुम फलाह पाओगे। कहता है ज़माने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदाए हक तू भी उधर जा। बहुत सख्ती से इकबाल ने फरमाया था कि इस पार्लिमानी जमहूरियत में 100 गधों की अक्ल को एक इंसान की अक्ल के बराबर गिना जाता है, इससे गुरेज करना। पाकिस्तान बनने के बाद जब पहले इंतखाबात हुए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, पहले इंतखाबात के नतीजे में मुल्क टूट गया। इस बात पर पाकिस्तानी कौम गौर नहीं करती। अयूब खान का 10 साल एक ऐसा शानदार दौर था पाकिस्तान के लिए कि जिसमें पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका था। दुनिया हैरत से देख रही थी कि अगले 20 साल के अंदर न्यूयॉर्क और लंदन से ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर कराची और पाकिस्तान के शहर होंगे। पाकिस्तान चीन और साउथ कोरिया को इंडस्ट्री डेवलप करना सिखा रहा था। पाकिस्तान में ज़राअत का ये हाल था कि हम खुराक एक्सपोर्ट करने लगे थे। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम बनाया गया था, बड़े बड़े डैम तामीर किए गए थे, कराकोरम हाईवे बनाई गई थी, इस्लामाबाद का शहर आबाद किया गया था, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम शुरू हो चुका था, पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंटिस्ट तैयार कर रहा था जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम चलाना था। ये सब कुछ अयूब खान के दौर में हो रहा था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जदीद तरीन असलहे से लैस हो चुकी थी। 65 की जंग में जिस तरह पूरी कौम इकट्ठी होकर अयूब खान के पीछे आई और पाकिस्तान ने जिस तरह दुश्मन को जलील किया, आज तक वो रोमानवी दास्तानें पूरी कौम सुनाती है कि 65 की जंग में किस तरह कौम इकट्ठी हुई और हमने भारत के हमले को रोका। कश्मीर आज़ाद कराने के लिए वो बार बार कोशिशें करता रहा। अब जाहिर है कि ऐसे हुक्मरान को हटाने के लिए इनको अगर कोई साजिश करनी थी तो वो जमहूरी साजिश ही हो सकती थी। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त 2 बड़े सियासतदान थे, एक शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और इन्होंने याहिया खान के साथ मिलकर साजिश की, अयूब खान को इक़्तिदार से हटाया और वही जमहूरी तमाशा लगाया गया जिसके बारे में इकबाल ने मना फरमाया था, कायद-ए-आज़म ने सख्ती से मना किया था, ये न करना। नापाक और गलीज गद्दार सियासी जमातों के साथ एक नापुख्ता कौम जिसको कभी आज़ादी मिली ही नहीं इस किस्म की पिछले 200 साल में, वो मादर पिदर आज़ाद हो गई। दहशतगर्द ग्रोहों के साथ वो इंतखाबात में गया, मुजीबुर रहमान गया, और जब अयूब खान को हटाया जा चुका था, एक बदकार और जानी शख्स याहिया खान पाकिस्तान का हुक्मरान था जो भुट्टो के हाथों में खेल रहा था, तो नतीजा फिर वही निकलना था इंतखाबात के बाद जो निकला। पहले खाना जंगी हुई, फिर दुश्मन ने हमला किया, फिर सकूत ढाका हुआ और मुल्क टूट गया। ये नतीजा निकला आपको जमहूरियत की पूजा करने का, जिसके बारे में मना किया गया था, यह जमहूरियत मत इख्तियार करना। पहले इंतखाबात और इन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। और यह भी एक तारीख का अलमिया है। पाकिस्तानी कौम की चूंकि मेमोरी और याददाश्त तो है नहीं, ना तारीख पढ़ते हैं। पहले इंतखाबात ने मुल्क तोड़ा, 7 साल के बाद दूसरे इंतखाबात हुए, उसने मार्शल लॉ लगवा दिया। यह कौम इंतखाबात के लिए तैयार ही नहीं है। आज तक पाकिस्तान में जो फसाद हो रहा है वो इंतखाबात के बाद शुरू होता है।
1970 के इंतखाबात के बाद जैसे बताया कि पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान टूटने के फौरन बाद 2-4 दिन के बाद याहिया खान के खिलाफ पाक फौज के अंदर बगावत हो गई। मशरक़ी पाकिस्तान तो अलग हो चुका था, वहाँ तो सारी हमारी ईस्टर्न कमांड जो थी वो दुश्मन की कैद में जा चुकी थी। मगरबी पाकिस्तान में जो फौज थी उसमें इतना गुस्सा था कि उन्होंने याहिया खान के खिलाफ बगावत करके उसको मजबूर किया कि वो इस्तीफ़ा दे दे। याहिया खान ने इस्तीफ़ा दिया। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क से बाहर बैठ के तमाशा देख रहा था कि हालात किस तरफ जाते हैं। अगर हालात मुनासिब हुए तो मैं पाकिस्तान आऊँगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तान तोड़ने में उसका क्या किरदार है। मगर जाहिर है उस वक्त पाकिस्तान में कोई क़यादत थी नहीं। फौजी अफसरों ने जिन्होंने याहिया खान को मजबूर किया था इक़्तिदार छोड़ने पर, उनके पास भी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप तो थी नहीं, ना फौज में उस वक्त कोई मार्शल लॉ लगाना चाहता था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बुलाया गया कि तुम बाहर से आओ और पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालो। भुट्टो पाकिस्तान आया और आते ही मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क में, खुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन बैठा। ऐसा कभी सुना है दुनिया में कि एक पॉलिटिशियन, एक सियासतदान किसी मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर खुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए? क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त कोई कानून था ही नहीं, कोई क़यादत मौजूद ही नहीं थी। 1970 के इंतखाबात बुनियादी तौर पर, कानूनी तौर पर कलअदम हो चुके थे, वो तो कैंसिल हो चुके थे। उसके नतीजे में सिविल वॉर हुई थी, उसके नतीजे में जंग हुई थी, उसके नतीजे में मुल्क टूटा था। तो जो इंतखाबात हुए थे उसकी कोई कानूनी हैसियत बाकी ही नहीं थी। और उसके बाद ना कोई इलेक्टेड मेंबर था, ना कोई असेंबली थी, सब कुछ टूट के बिखर चुका था, रियासतें बिखर गई थी। तो ऐसे में जब भुट्टो पाकिस्तान आया तो उसने पहला काम यह किया कि उसने मार्शल लॉ लगाकर अपने आप को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। पाक फौज उस वक्त इतनी कमजोर थी कि किसी किस्म की कोई मज़ाहमत भुट्टो के खिलाफ थी ही नहीं। जैसे कहा कि हमारी ईस्टर्न कमांड जो थी वो भारत की कैद में थी, जो हमारी वेस्टर्न कमांड थी, जो हमारे पास पाकिस्तान बाकी बचा था, उसकी सारी फौजी क़यादत को भुट्टो ने फारिग कर दिया। और अब भुट्टो एक मुतलक़ल अनान डिक्टेटर बनकर, पूरी ताकत के साथ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गया। भुट्टो की जो शख्सियत थी बड़े अजीब और गरीब तजादात का इम्तजाज थी। एक जानिब वो अपने आप को सोशलिस्ट कहता था, गरीबों और अवामों, मिस्किनों और मजदूरों का साथी, रोटी कपड़ा मकान। बड़ा ड्रामा करता था, नंगे पाँव चल रहा है, आस्तीनें खोली हुई हैं, मजदूरों के साथ चल रहे हैं, मजदूरों के लिए हम काम करेंगे। अपने आप को सोशलिस्ट आइडियल्स का रिप्रेजेंटेटिव कहता था कि इस्लाम हमारा मजहब है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, इस्लाम जमहूरियत हमारी सियासत है। ये कंफ्यूज बकवास कस्म के स्टेटमेंट्स, बेवकूफ़ कौम को बेवकूफ़ बनाने के अंदाज। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहां खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। दूसरी जानिब वो एक फ्यूडल था, वडेरा, जिसको आज आप सिंध में जो वडेरा का लफ्ज़ ज़्यादा समझते हैं लोग, और जिस किस्म के सफाक जुल्म ये वडेरे करते हैं सिंध में, भुट्टो एक वडेरा था। किसी सूरत में वो डेमोक्रेसी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था। वो बाय नेचर एक डिक्टेटर था, एक बाय नेचर एक जालिम और सफाक आदमी था जो इख्तिलाफ राय बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। देयर वॉज नथिंग डेमोक्रेटिक अबाउट हिम। डेमोक्रेसी नाम की या आज़ादी इजहार या आज़ादी राय, ऐसी कोई चीज़ भुट्टो कबूल कर ही नहीं सकता था, उसके नेचर में नहीं था। नतीजा यह हुआ कि पहले वो एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना और बनते ही उसने अपनी एक प्राइवेट फौज बनाई जिसका नाम फेडरल सिक्योरिटी फोर्स रखा गया। प्राइवेट फौज क्यों बनाई? इसलिए कि पाक फौज पर वो एतबार नहीं करता था। उसको अच्छी तरह मालूम था कि फौज में उसके खिलाफ गुस्सा है। उसको ये मालूम था कि मशरक़ी पाकिस्तान तोड़ने में इसका बराह रास्त हाथ है। इसीलिए ये मशरक़ी पाकिस्तान की जो ईस्टर्न कमांड भारत की कैद में थी, ये इनको पाकिस्तान लाना ही नहीं चाहता था। किसी भी जंग के ख़त्म होने के बाद जनेवा कन्वेंशन है, कवानीन है कि आपको चंद हफ्तों के अंदर अंदर सारे जंगी कैदी रिहा करने पड़ते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में वो अभिनंदन को मार के आपने गिराया था, तो इमरान हुकूमत ने अगले दिन वापस कर दिया उसको, ये कह करके जनेवा कन्वेंशन है तो हमें वापस करने। ये सारे कन्वेंशन हमारे ही ऊपर लागू होते हैं, दुश्मन पे नहीं होते। तो भुट्टो ने जानबूझकर इंदिरा गांधी से कहा कि तुम इन कैदियों को अपने पास रखो, क्योंकि वो चाहता था कि इस फौज को 2-2.5 साल भारत की कैद में रखा जाए, क्योंकि अगर ये फौज पाकिस्तान आ जाती
तो भुट्टो खौफजदा था कि इसके अंदर से लोग उठेंगे जो भुट्टो के खिलाफ बगावत कर देंगे। 2-2.5 साल उनको भारत की कैद में रखा गया। हालांकि जेनेवा कन्वेंशन के तहत उनको अगले हफ्ते रिहा कर देना चाहिए था, जंग खत्म हो चुकी थी। तो भुट्टो ने जो अपनी प्राइवेट फौज बनाई, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल जानती नहीं है, सियासतदान इस पर बात नहीं करते क्योंकि भुट्टो पर इल्ज़ाम आता है, भुट्टो के जराइम सामने आते हैं। आपने इमरान को भी देखा कि जब उसने शेख मुजीब वाली मिसाल दी और मशरक़ी पाकिस्तान वाली मिसाल दी, तो उसने शेख मुजीब और याह्या खान का कंपैरिजन किया। ये कहा कि याह्या खान गद्दार था और शेख मुजीब मुहिब्बे वतन था। इमरान ने भी भुट्टो का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये सियासतदान सारे ही गलीज़ हैं, एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, एक दूसरे के सामने बेलिबास है। तो उसने फौज का नाम लिया, याह्या खान को इल्ज़ाम ठहराया, मुजीब को मुहिब्बे वतन बताया, लेकिन भुट्टो का रोल कभी कोई बात नहीं करेगा। भुट्टो ने जैसे कहा कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद फौज पे इसको एतबार नहीं था, उसने अपनी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बना ली, पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर दिया। पुराने लोगों से आप पूछिए, वो आपको बताएंगे कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स या FSF क्या चीज़ थी। मुजफ्फराबाद के पास एक कैंप बनाया गया, उसको धुलाई कैंप कहते थे, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को अगवा करके रखा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, कत्ल किया जाता था और वहीं आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में उनको दफन कर दिया जाता था। हज़ारों की तादाद में मुखालिफिन जो भुट्टो के थे, उन सबको अगवा करके कत्ल करवाया गया, दहशतगर्दी करवाई गई। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ने एक जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ था पाकिस्तान के अंदर। फिर किसी ने भुट्टो से कहा कि साहब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं लगता, आप सिविलियन हैं, तो कुछ सिविलियन ओहदा ले लें। तो भुट्टो ने अपनी मर्जी से अपना रैंक चेंज कर लिया और अपने आप को सदर भुट्टो कहने लगा। वो प्रेसिडेंट भुट्टो बन चुके थे। किस कानून के तहत? कुछ अरसा वो सदर भुट्टो रहे, फिर उनको किसी ने आइडिया दिया कि नहीं अब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, फिर वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भुट्टो कहने लगे। और उन्होंने वो तमाम जो 70 के कलदम इंतखाबात थे जो कैंसिल हो चुके थे, उसमें जो लोग इलेक्ट हुए थे मगरबी पाकिस्तान से, उनको बुलाकर एक असेंबली बना ली और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गया। कानूनी तौर पर आप अगर देखें तो ये असेंबली नाजायज असेंबली थी, कोई बुनियाद नहीं थी इस असेंबली की इसको बुलाकर पाकिस्तान का इक़्तिदार इसके हवाले किया जाए। चूंकि 70 के इंतखाबात कलदम हो चुके थे, उसके नतीजे में खाना जंगी हुई थी, उसके नतीजे में जंग हुई थी, उसके नतीजे में मुल्क टूट चुका था, क़यादत तब्दील हो चुकी थी, कानून ख़त्म हो चुका था। होना यह चाहिए था कि मगरबी पाकिस्तान में नए इंतखाबात कराए जाते, फ्रेश इलेक्शन होते, नया मैंडेट होता, नई लीडरशिप आती। ये काम फौज करने को तैयार थी उस वक्त भी, लेकिन भुट्टो तैयार नहीं था। जाहिर है कि भुट्टो ने सारा फसाद जो खड़ा किया था 1965 की वॉर के बाद ही, उसने जो अयूब खान के खिलाफ कैंपेन चलानी शुरू की थी, जो वो अगरतला साजिश में उसने मुजीब को बचाकर निकाला था, उसने जो अयूब खान को हटाने के लिए याह्या खान और मुजीब के साथ मिल के साजिश की थी, और उसने जो आलमी ताकतों के साथ साजिश की थी कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बेस तबाह करना है हमने, इसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान को पहले तोड़ा जाए और उससे पहले ज़रूरी था कि अयूब खान को इक़्तिदार से हटाया जाए। अगर अयूब खान इक़्तिदार में होता तो पाकिस्तान कभी नहीं टूटता और कभी पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बेस तबाह नहीं होता। वो जो हम एशियन टाइगर बन चुके थे इंडस्ट्रीज़ में कि चाइना और साउथ कोरिया आके पाकिस्तान से डेवलपमेंट प्लान लेके जाते थे और अपनी इंडस्ट्री को उन्होंने बनाया। आज चाइना और साउथ कोरिया जो पहुंचे, पाकिस्तान के बनाए हुए प्लान के ऊपर पहुंचे। ज़ाहिर है अयूब खान होता तो भुट्टो कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकता था। तो भुट्टो ने इक़्तिदार में आने के बाद जैसे कहा कि पहले तो एक मजाक बनाया चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर सदर भुट्टो, फिर वज़ीर आज़म भुट्टो, फिर वो जाली असेंबली बना ली जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। और जैसे कि बताया कि भुट्टो ने आते ही पहला काम ये किया, पाकिस्तान तोड़ने के बाद जो दूसरा मैंडेट उसको दिया गया था, उसने पाकिस्तान की पिछले 25 साल की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को एक रात में तबाह कर दिया। I had made a pledge to the people of Pakistan to implement important industrial reforms in the country. I am now beginning to redeem this pledge. As from today, the control and command of the people over the following categories of industries have been asserted. 1. Iron and steel industries. 2. Basic metal industries. 3. Heavy engineering industries. 4. Heavy electrical industries. 5. Assembly and manufacture of motor vehicles. 6. Tractor plants, assembly and manufacture. 7. Heavy and basic chemicals. 8. Petrochemical industries.
9. Cement industry. 10. Public utilities, that is to say, electricity, generation, transmission and distribution. नेशनलाइज कर ली हर चीज, और सब जगह आपने पीपल्स पार्टी के गुंडे बिठा दिए जिन्होंने 3-4 साल के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को खंडर बना दिया। ये भुट्टो की इतनी बड़ी गद्दारी थी कि पाकिस्तान आज तक संभल नहीं सका है उसके बाद। ये बैकग्राउंड मैं आपको भुट्टो का इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ क्यों लगाया था। ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है। आपको मालूम हो, जो कहा जाता है कि फौज ने जमहूरियत का तख्ता उलट दिया और मार्शल लॉ लगा दिया, ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं बताएगा। 1970s के इस दौर में जब भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान में एक बेशर्मी और बेगैरती का तूफान मचाया हुआ था, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्दी की हुई थी, पाकिस्तान में हर जगह शराब खाने खुल गए थे, कराची के साहिल के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा कसिनो बन रहा था, जुआ खाना बन रहा था। इस दौर में अल्लाह ने भुट्टो को मजबूर किया कि वो कुछ ऐसे काम भी करे जो पाकिस्तान के मफाद में थे। इसलिए नहीं कि भुट्टो को कोई बहुत शौक था, पाकिस्तान से प्यार था या मोहब्बत थी, उसको अपना इक़्तिदार बचाना था। बड़ी मुश्किल से उसने ये इक़्तिदार हासिल किया था, पाकिस्तान तोड़कर ये इक़्तिदार हासिल किया था। भारत ने एटमी धमाके कर दिए। अब जाहिर है, जब भारत ने एटमी धमाके कर दिए तो अब इसको भी खौफ हुआ कि अगर एक चंद साल पहले तो पाकिस्तान टूट चुका है, अगर भारत ने इस वक्त हमला कर दिया पाकिस्तान पर तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। फौज बिल्कुल ख़त्म थी, डीमोरलाइज थी, मशरक़ी पाकिस्तान में बाजू टूट चुका था हमारी ईस्टर्न कमांड दुश्मन की कैद में थी। ऐसे में भारत ने एटमी धमाके कर दिया। आप सोचें प्रेशर कितना था पूरी पाकिस्तानी कौम पर। तो भुट्टो ने मजबूरन जो दबाव पड़ा उसके ऊपर फौज की तरफ से और हमारी एटॉमिक एनर्जी की सारी टीमों की तरफ से। एटॉमिक एनर्जी तो पहले भी था हमारे पास, वेपनाइज प्रोग्राम नहीं था, असला बनाने की नहीं, एटम बम बनाने का प्रोग्राम नहीं था, हम एनर्जी और बिजली पैदा करते थे। फिर डॉक्टर कदीर को बाहर से इसने बुलाया और उनको टास्क दिया कि जी आप KRL यानी कहूटा के पास जाके लेबॉर्ट्री बनाएं और वो फ्यूल बनाएं कि ताकि हम पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू करें। ये काम भुट्टो ने शुरू करवाया। वो भी बहुत प्रेशर था उसके ऊपर फौज की तरफ से और अंदर से कि कुछ करें आप, तो भुट्टो ने किया। 100% क्रेडिट भुट्टो का नहीं है, जाहिर है उसमें पहले बहुत पाकिस्तान के जो एटमी साइंसदान डॉक्टर कदीर के अलावा थे, डॉक्टर अशफाक थे, डॉक्टर मुनीर थे, बहुत बड़ी टीम थी। जैसे कहा कि अयूब खान ने पिंस्टेक बना के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाकर हज़ारों की तादाद में एटमी साइंसदान तैयार कर दिए थे। और वही एटमी साइंसदान फिर जब भुट्टो ने डॉक्टर कदीर को बुलाया तो वही सारी टीम पहले से मौजूद थी, ग्राउंड वर्क सारा अयूब खान कर चुका था। तो उसने फिर काम शुरू किया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर। दूसरा काम, चूंकि भुट्टो कायद आज़म को देख चुका था, लियाकत अली खान को देख चुका था कि उन्होंने इस्लामिक मुल्कों की क़यादत पाकिस्तान की जानिब लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस 1951 में हो चुकी थी, लियाकत अली खान ने करवाई थी, पूरी मुस्लिम दुनिया को मोतमर आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस। फिर अयूब खान को इसने देखा था कि अयूब खान जो है वो मुसलमान मुल्कों के अंदर इसकी बहुत इज्जत है, पूरी दुनिया में बल्कि बहुत इज्जत है। तो इसको भी ख्वाहिश थी कि मैं मुस्लिम दुनिया की लीडरशिप पाकिस्तान लेकर आऊँ, ख़ुद अपने आप को प्रोजेक्ट करने का इसको शौक़ था। तो इसने 1973-74 में लाहौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एक करवाई। बुनियादी तौर पर जैसे कहा, भुट्टो एक मुकम्मल सेकुलर आदमी था, सोशलिस्ट था, शराबी था। वो तो ऐलान करके कहता था कि थोड़ी सी पीता हूँ, ज़्यादा नहीं पीता हूँ। बदकार था और डिक्टेटर था, सख्त फ्यूडल, जालिम, कातिल, लोगों को उठा के कत्ल करवाने वाला। मगर उसने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें सब लोगों को बुलाया। उसके अंदर कज़ाफ़ी भी आया था, जिसके नाम पे फिर उस वक्त लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम रखा गया था। शाह फैसल भी आए थे। TS ने एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करवाई। एटमी प्रोग्राम मजबूरन इसको शुरू करना पड़ा चूँकि भारत ने एटमी धमाके कर दिए थे। और 3 काम इसने इसके अलावा किए। एक, जैसे कहा, बलूचिस्तान में चूँकि बगावत भड़क चुकी थी बहुत ज़्यादा, ऑप्शन कोई नहीं था, इसने बलूचिस्तान में फ़ौज भेजी मरीज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि अफ़गानिस्तान टोटली सोवियत इन्फ्लुएंस में था। उस वक्त पूरी दुनिया जैसे कहा 2 कैंप्स में तकसीम हुई हुई थी, सोवियत ब्लॉक था, अमेरिकन ब्लॉक था। ये ज़ाती तौर पर भुट्टो सोशलिस्ट ब्लॉक का था, नॉर्थ कोरिया से मुतासिर था, चाइना से मुतासिर था। अपने आप देखें अगर भुट्टो की पुरानी तस्वीरें तो उसके अंदर ये चेयरमैन माओ ज़ेतुंग का लिबास पहनता था, माओ सूट पहनता था। ये ड्रेस भी वही पहनता था जो चाइनीज़ लीडरशिप पहना करती है। चाइना से अपने आप को सोशलिस्ट आइडियलिस्ट कहता था, हालांकि जैसे कहा फ्यूडल था, बहुत बड़ा डिक्टेटर था, लेकिन ड्रामा ये कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ और अवाम उन्नास की खिदमत के लिए रोटी कपड़ा मकान का काम करता हूँ। तो ये बुनियादी तौर पर
रूस के इतना नज़दीक नहीं था, लेकिन चाइनीज़ और नॉर्थ कोरियन कैंप के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। मगर एट द सेम टाइम रूस से इसने ताल्लुकात रखे हुए थे, इस बात के बावजूद कि रूस ने पाकिस्तान तोड़ा था। इसीलिए 1971-72 में इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद इसने रूस को बुलाया कि कराची में स्टील मिल लगाए। स्टील मिल जो कराची में लगी हुई रशियंस ने बनानी शुरू की थी और भुट्टो ने इसको प्रोजेक्ट को शुरू करवाया था। तो भुट्टो की एक तरफ तो उसने पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री ख़त्म कर दी, अब दोबारा बना के इंडस्ट्री ये नेशनलाइज करके इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहा था ताकि ये दिखा सके कि इसने पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बड़ा काम किया। जो बेस था वो तबाह कर दिया। अब रियासती इदारे इसने एक स्टील मिल कराची में जो लगानी शुरू की वो भुट्टो ने शुरू करवाया था काम। मगर एट द सेम टाइम ये रूस जो था, सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में बगावतें करवाना शुरू हो गया। 71 के बाद चूंकि पाकिस्तान कमज़ोर था, लिहाजा उनको भी हौसला हो गया कि हम ये कर सकते। तो भुट्टो को एक फ़ौज भेजनी पड़ी बलूचिस्तान में, और इसने अवामी नेशनल पार्टी जो खान अब्दुल गफ्फार खान की थी, उस वक्त वो नैप कहलाती थी, नेशनल अवामी पार्टी, उस पर पाबंदी लगा दी, उसको बैन कर दिया कि ये पाकिस्तान में बगावतें कर रहे हैं। और एक काम और किया भुट्टो ने कि जब सरदार दाऊद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, जाहिर शाह की हुकूमत का तख्ता उलट के वहाँ सरदार दाऊद की हुकूमत आ गई और सरदार दाऊद पाकिस्तान में बगावतें करवाने लगा, तो भुट्टो ने उसके जवाब में अफगानिस्तान के अंदर से मुजाहिदीन को बुलाकर, यानी उन इस्लामिस्ट ग्रुप्स को बुलाया और उनसे कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं और आप काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करें। बिल्कुल वही काम जो काबुल हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही थी, भुट्टो ने यही काम काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू कराया। ज़ाहिर है इस काम के लिए पाक फ़ौज की एडवाइस थी, पाक ISI की इसमें सारी प्लानिंग थी, लेकिन भुट्टो को ये प्लानिंग बना के दी गई कि हमें इस तरह करना चाहिए। भुट्टो ने एग्री किया और अहमद शाह मसूद और गुलबदीन हिकमतयार जैसे लोगों को पहली दफ़ा 1975 में पाकिस्तान बुलाकर चिराट के कमांडो स्कूल में पेशावर के पास इनको ट्रेन किया गया। इनके साथ बहुत सारे लोगों को, इनको असला, रुपया, पैसा दिया गया, वापस अफगानिस्तान में भेजा गया। अहमद शाह मसूद पंशेर वैली में चला गया, हिकमतयार अपने इलाके में चला गया और वहाँ पर इन्होंने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, जो कम्युनिस्ट हुकूमत थी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावतें करवा रही थी, उनके ख़िलाफ़ अफ़गान मुजाहिदीन की इब्तिदा थी। अभी सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल नहीं हुआ था, अभी वहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत थी, सरदार दाऊद की थी। बाद में दाऊद का तख्ता उलट के दूसरी हुकूमतें आ गई, हफीज़ुल अमीन की, तो तरक़ई की, तो बबर कारमल की, तो वो हुकूमतें बदलती रहीं आपस में बाद में। मगर बुनियादी तौर पर दाऊद के ज़माने में भुट्टो ने यह काम शुरू करा दिया था। तो अफ़गान जिहाद की जो इब्तिदा थी वो भी भुट्टो के दौर में हुई थी, जनरल ज़िया के दौर में नहीं। और उसकी वजह यही थी कि भुट्टो जैसा सेकुलर शख्स भी मजबूर हो गया था कि इस्लामी मुजाहिदीन तैयार करके अफ़गानिस्तान भेजे, चूँकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान तोड़ने के लिए, पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, बलूचिस्तान अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा साजिशें कर रहा था। ये पूरा इन्वायरमेंट, ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद आपको समझ में आएगा कि जनरल ज़िया ने जो कुछ किया वो क्यों किया। क्योंकि आज बुनियादी तौर पर हम यही डिस्कस करेंगे कि जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान कहाँ पहुँचा, वो क्या मकाम था जो अल्लाह ने पाकिस्तान को अता किया जनरल ज़िया के दौर में। लेकिन उसको समझने से पहले ये पस मंज़र, ये बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। जैसे ये बात हमने आपको बताई कि भुट्टो बुनियादी तौर पर एक डिक्टेटर था, डेमोक्रेट नहीं था। इसके बारे में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने, ब्रिटिश डिप्लोमेट ने, एक सफ़ीर ने यह कहा था कि यह शख्स, इसमें से जहन्नुम की बू आती है और इससे ज़्यादा मक्कार और कमीना आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, और ये शख्स पैदा इसलिए हुआ है कि इसको फांसी दे दी जाए, बॉर्न टू बी हैंग्ड। ये उसके अल्फाज थे, बड़े मशहूर अल्फाज हैं भुट्टो के बारे में, उस ब्रिटिश डिप्लोमेट के। तो भुट्टो ने जिस तरह कहा कि कानून तो मुल्क में था कोई नहीं, ये एक नाजायज़ असेंबली के बुनियाद के ऊपर हुकूमत में आया, पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, फिर सदर बन गया, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर वो असेंबली इसने बना दी, उसमें से उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी पास कर दिया। और 1977 में बिलाखिर अंडर प्रेशर आके, हालांकि ये 7 साल से हुकूमत कर रहा था, 71 से हुकूमत कर रहा था, लेकिन 77 में आके इसने कहा जी अब मैं इंतखाबात करवाता हूँ। इसने इंतखाबात करवाए, मगर जाहिर है कि उसमें बुरी तरह धांधली की। जिस तरह शेख मुजीब ने मुक्तिबानी के ज़रिए उन इंतखाबात को हाईजैक किया था जो मशरक़ी पाकिस्तान में हुए थे, अब मगरबी पाकिस्तान के इंतखाबात को भुट्टो ने हाईजैक किया फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के ज़रिए।
किसी मुखालिफ को खड़े होने की इजाज़त नहीं थी, कहीं किसी को जीतने की इजाज़त नहीं थी, हर जगह बदमाशी करके भुट्टो खुद जीतता चला जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि जब इंतखाबात का नतीजा आया तो भुट्टो ने तकरीबन 100% सीटें जीत ली थी, जाहिर फ्रॉड। और नतीजा ये हुआ कि उसके नतीजे में को 9 बड़ी सियासी जमातें जो भुट्टो के मुखालिफ थीं, उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया। उनको 9 सितारे कहते थे, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, मेरा ख्याल कोई नाम इनका था, 9 सितारे, 9 पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो सड़कों पे आ गई। उसके अंदर सेकुलर पार्टीज भी थी, अवामी नेशनल पार्टी, चूंकि वो तो वैसे ही भुट्टो के खिलाफ थी, भुट्टो ने उन पर पाबंदी लगाई थी। इसमें बलोच पार्टीज भी थी, सेपरेटिस्ट पार्टीज भी थी, उसमें जमात इस्लामी भी थी, उसके अंदर नवाबजादा नसरुल्लाह खान भी थे। एवरीबडी, सारा वो कचरा और फ्रॉड जो पाकिस्तान की सियासत में, वो सारे गलीज, चूंकि इनको इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिला, वो सारे सड़कों पर आ गए। भुट्टो ने भी फ्रॉड किया था, इलेक्शन कौन सा फेयर थे। नतीजा ये हुआ कि मुल्क में उसी तरह की खाना जंगी शुरू हो गई जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में हुई थी। भुट्टो ने बेदरेग इस्तेमाल किया फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का, लोगों पर कत्लेआम किया, तबाही मचाई, मारा पीटा, कत्लो गारत। उस वक्त चूंकि मीडिया नहीं था, इंडिपेंडेंट मीडिया तो था नहीं, सिर्फ PTV हुआ करता था, वो कंट्रोल कर लिया, चंद अखबार होते थे, उनको दबा लिया इसने। किसी की जरूरत नहीं थी कि भुट्टो के खिलाफ कोई चीज़ शाया कर सके, लेकिन फिर भी बातें निकलती थी। सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल था, पूरा पाकिस्तान सड़कों पे देख रहा था, लाखों लोग सड़कों पे थे, तसादुम हो रहा था, फसाद था। एक पॉइंट पे आने के बाद इसकी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस उन फसादात को काबू ना कर सकी और इसने फौज बुला ली। फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों को बेदरेग कत्ल करो। जाहिर है ये बहुत मुश्किल काम था पाक फौज के लिए। लाहौर में 4 ब्रिगेडियर एक दिन में इस्तीफा देके घर चले गए, रिजाइन कर दिया उन्होंने कि हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे। खतरा पैदा हो गया कि पाक फौज में बगावत हो जाएगी। अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब जनरल ज़िया के पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। भुट्टो पूरी ताकत के साथ अवाम को कुचल रहा था, फौज ने अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब और क्या ऑप्शन रह गया था? मुल्क बिल्कुल अनारकी में जा चुका था, जैसे पहले इंतखाबात के बाद अनारकी में गया था। अब की दफ़ा फिर जनरल ज़िया-उल हक़ ने डिसाइसिव फैसला किया और 1977 के इंतखाबात के बाद फिर भुट्टो की हुकूमत को माजूल करके जनरल ज़िया ने मार्शल लॉ मुल्क में लगा दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। ये बैकग्राउंड है जनरल ज़िया के मार्शल लॉ का। फौज बिला वजह इक़्तिदार में नहीं आती, फौज किसी वजह से आती है। जब सियासतदान इतनी तबाही मचा दें कि पूरे मुल्क को संभालना नामुमकिन हो जाए। यही हाल 1958 में अयूब खान के वक्त में था, जब एक तबाही मची हुई थी, मुसलसल हुकूमतें हफ्तों महीनों के बाद तब्दील हो रही थी, पूरे मुल्क में अनारकी थी, अमेरिकन CIA एजेंट्स पूरा मुल्क चला रहे थे, मफलूज गुलाम मोहम्मद जैसे लोग मुल्क के सरबराह और सदर थे। जब बिल्कुल अनारकी मच गई तो फिर अयूब खान को मजबूरन, कोई ऑप्शन नहीं, लोग कहते हैं उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, होने चाहिए कि अगर इस किस्म की पॉलिटिकल क़यादत हो तो आर्मी चीफ की जिम्मेदारी है कि मुल्क संभालने के लिए वो इंटरफेयर करे और मुल्क को संभाले। और फिर अयूब खान ने 10 साल में करके दिखाया कि जो फैसला उसका था वो बिल्कुल दुरुस्त था। वो हम आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि नाकाबिले यकीन तरक्की अयूब के दौर में पाकिस्तान की, आज जो पूरा पाकिस्तान आपके सामने खड़ा है वो अयूब के दौर की वजह से। अयूब का विजन था, उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत थी। यही मजबूरी जनरल ज़िया-उल हक़ को इक़्तिदार में लेकर आई। उस वक्त इतना सियासी इंतशार फैल चुका था, इतनी अनारकी फैल चुकी थी कि कोई पॉलिटिकल फोर्स या कानूनी फोर्स मुल्क में बाकी ही नहीं बची थी कि जो इंतज़ाम दोबारा बहाल कर सकती। एज यूजुअल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश, गायब, सीन से ही गायब। ना वो 70 में कहीं नजर आए, ना 71 में नजर आए, ना 77 में नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा सफ़ेद हाथी है पाकिस्तान का। जब भी पाकिस्तान को क्राइसिस हुआ है आपको कभी सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं आएगी, लेकिन बदनसीबी से अनारकी और फसाद फैलाने में इनका किरदार जरूर नजर आया है। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी जैसे जजेस जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी भी नहीं है। लोग फौज की अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, जरा जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी करें ना। तो भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और 77 में जनरल ज़िया-उल हक़ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। अभी हम इससे पहले कि जनरल ज़िया के दौर में
जो काम हुए और जो डेवलपमेंट्स हुई उस पर बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा भुट्टो के मामले पे बात और कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया, भुट्टो को फांसी दी गई और बड़ी ज़्यादती की गई, सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादती की और जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो को कत्ल किया। इसको थोड़ा सा आप वाज़ेह कर दें, क्योंकि बहुत बकवास और बदतमीज़ी हो गई इस बात के ऊपर। यह खुराफात और प्रोपेगेंडा पिछले 50 साल से चल रहा है, और चूँकि फ़ौज अपनी इज्जत खुद नहीं बचा सकती और सियासी बयानिया डोमिनेट करता है, लिहाजा सिर्फ फौज को बेइज्जत करने का एक फैशन है जो 80% बजट खा गई और 93,000 ने हथियार डाल दिए। इसी किस्म का ये एक झूठ है कि जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो को फांसी दी। बात यह कि ये बात हम आपको बता चुके हैं अच्छी तरीके से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार भी था, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तबाह करने का जिम्मेदार भी था। और जो इस ब्रिटिश डिप्लोमेट ने इसके बारे में कहा था कि इसमें से जहन्नुम की बू आती है, दिस मैन इज बॉर्न टू बी हैंग्ड, जब ये पैदा इसलिए हुआ है कि आखिर में इसको फांसी लगेगी। जब आदमी इतना एम्बिशियस हो, इतना बावला हो, इतना पागल हो, इतना बेशर्म हो, इतना कातिल हो, इतना बड़ा डिक्टेटर हो, तो फिर इसका अंजाम वही होता है जो दुनिया में बड़े बड़े डिक्टेटर्स का होता है, जैसे हिटलर का हुआ था या मुसोलिनी का हुआ था। भुट्टो ने अपनी जिंदगी में ना सिर्फ पाकिस्तान तोड़ा और उसके नतीजे में लाखों लोग शहीद करवाए, बल्कि पाकिस्तान जो बच गया था अपनी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के जरिए भी सैकड़ों लोग पाकिस्तान में कत्ल करवाए। एक नहीं कत्ल करवाए, सैकड़ों। इसके गवाह मौजूद हैं। भुट्टो को जब अहमद रजा कसूरी साहब, जो वकील आजकल जिंदा भी हैं, उनके वालिद के कत्ल के जुर्म में जब उस पर मुकदमा चलाया गया कि इसने उनको कत्ल किया था, तो ये बात आज कौम के नौजवानों को नहीं मालूम कि मुकदमा भुट्टो पर अकेले नहीं चला था। भुट्टो के साथ 4 बड़े बड़े अफसर थे, ग्रेड 22 और ग्रेड 23 के और 24 के और 25 के और 26 के, जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर्स थे, जनरल लेवल के ऑफिसर्स थे, जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर्स थे, जिनको भुट्टो ने हुक्म दिया था कि आपने ये कत्लो गारत करनी है और अहमद रजा कसूरी के वालिद को भी कत्ल करना है। अब चूंकि वो केस अहमद रजा कसूरी ने फाइल किया था और वो आज जिंदा हैं और वकील हैं, उनके अपने जिस्म में भी आज गोलियां लगी हुई हैं, क्योंकि भुट्टो ने इनको भी कत्ल कराने की कोशिश की थी। तो भुट्टो के खिलाफ गवाहियां खुद उसकी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ने दी थी, जिनको वादा माफ गवाह बनाया गया था। वादा माफ गवाह बनने के लिए जरूरी होता है कि पहले आप इकबाल जुर्म करें, आप एक्नॉलेज करें कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, और फिर आप रियासत से कहें कि आप वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं किसी और शख्स के खिलाफ, लिहाजा हमें माफी दे दी जाए। इसको कहते हैं वादा माफ गवाह। तो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के जितने भी अफसरान थे, उन्होंने कबूल किया कि हमने ये जुर्म किए, हमने पूरे पाकिस्तान में कत्ल आम किए, हमने धुलाई कैंप बनाया, हमने लोगों को उठाया, हमने लोगों को मारा है, और अहमद रजा कसूरी के वालिद को मारने का हुक्म भी हमें दिया गया था और हमने कत्ल किया उसको। जाहिर है इन अफसरों ने गोलियां तो नहीं चलाई थी, इन्होंने तो अपने नीचे कारिंदे और गुंडे भेजे थे गोलियां चलाने के लिए, और इन्होंने सारे सबूत अदालत के सामने रखे थे, और इसके नतीजे में भुट्टो को सजाए मौत सुनाई गई थी। यह कोई अदालती कत्ल नहीं था, 100% जेन्युइन केस था। यह दूसरी बात है कि जजों पर दबाव यह था कि आप इसको सजा न सुनाएं, और फिर इसके ऊपर जनरल ज़िया-उल हक ने जजों से यह कहा था कि अगर मेरिट पे सजा बनती है तो आप सजा देंगे, और सजा मेरिट पे ही बनती थी। जाहिर है उसके खिलाफ गवाह मौजूद थे। और यह बात भी लोगों को नहीं मालूम कि जब भुट्टो को फांसी दी गई तो वो अकेले नहीं था, भुट्टो के साथ 4 लोगों को और फांसी दी गई थी। ये चारों जो वादा माफ गवाह थे, इनको भी लटका दिया गया था भुट्टो के साथ। इनको क्यों लटकाया गया था? ये बेगुनाह तो नहीं थे, जाहिर गुनहगार थे, इन्होंने इकबाल जुर्म किया था, इसीलिए लटकाए गए। ये जनरल ज़िया ने सिर्फ ये किया था कि वो जो इन्होंने एडवोकेट जनरल के साथ डील की थी कि हमें वादा माफ गवाह बना दिया जाए, जनरल ज़िया ने उसको कैंसिल कर दिया, इनकी रहम की अपील मुस्तरद कर दी थी। बस ये कातिल थे, इनको फांसी होनी चाहिए थी, इनको फांसी हो गई। तो भुट्टो अकेला फांसी नहीं चढ़ा था। जब आप कहते हैं भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ, तो फिर वो 4 आदमी उनके बारे में क्या कहेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? क्या उनका भी जुडिशियल मर्डर हुआ था? अगर वो आदमी जेन्युइन कातिल थे, जो कि वो थे, वो इकबाल जुर्म कर चुके थे हर लेवल पर, और वो तो ये भी, और फिर वो ही कह रहे थे कि हमें इन सारे कत्ल करने का हुक्म भुट्टो ने दिया। है भुट्टो खुद तो जाके गोली नहीं मारता था, वो तो हुक्म देता था। जो सैकड़ों लोगों को उसने कत्ल कराया, उसकी सजा उसको कौन देगा? जो पाकिस्तान तोड़ा, उसकी सजा उसको कौन देगा? हुआ यही है बुनियादी तौर पर कि भुट्टो मकाफात अमल का शिकार हुआ है।
जब इंसान लाखों कत्ल करता है तो फिर दुनिया की कोई अदालत उसको सज़ा नहीं दे सकती। सज़ा तो एक ही होती है, फांसी एक ही दफ़ा लगती है तुम्हें, बाकी सज़ा अल्लाह के यहाँ होती है। भुट्टो के साथ यही हुआ है। वो बिल्कुल जायज़ मारा गया, बिल्कुल जायज़ फांसी चढ़ी, बल्कि कम फांसी चढ़ी। उसको तो 1000 फांसियाँ चढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जिस किस्म के जराइम उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए थे। तो इल्ज़ाम लोग जनरल ज़िया पे लगाते हैं कि उन्होंने भुट्टो का कत्ल किया। जनरल ज़िया ने भुट्टो का कत्ल नहीं किया। भुट्टो ने अपनी जान पर जुल्म किया, उसने हज़ारों कत्ल करवाए, पाकिस्तान तोड़ा, और उसके नतीजे में उसके खिलाफ उसी के लोगों ने गवाहियाँ दी, जिसके नतीजे में उसको फांसी चढ़ाया गया। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि भुट्टो अकेला नहीं था फांसी चढ़ते वक्त, उसके साथ 4 लोग और फांसी चढ़े, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स की तमाम लीडरशिप। और वो सारा केस निकाल के देखें जिसमें उन्होंने 100% एक्नॉलेज किया है, इकबाल जुर्म किया है, वादा माफ गवाह बने हैं वो। लिहाजा किसी सूरत में भी भुट्टो का जो कत्ल है वो ना वो अदालती कत्ल था, ना उस पर जुल्म किया गया। वो एक कातिल था, दहशतगर्द था, पाकिस्तान का गद्दार था। अल्लाह ने उसको पकड़कर सूली चढ़ा दिया। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं जनरल ज़िया का दौर। जब 77 में उस सियासी अनारकी के बाद, उस इंतखाबात के बाद, जब जनरल ज़िया ने टेक ओवर किया, तो उसके बाद क्या हुआ। परचम हिलाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम